गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, विजय मंत्रा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक लिटरेचर सीरीज लेकर आई हूँ जिसमें कि मैं आपको पूरी ब्रिटिश हिस्ट्री कराऊंगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एंग्लो सैक्सन पीरियड से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा ब्रिटिश हिस्ट्री करेंगे, पोस्ट मॉडर्न एज, उसके बाद में क्रिटिसिज्म वगैरह भी करेंगे। लेकिन अभी जो है हम हमारी आज की पहली जो रील है, मैं वीडियो है जो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो मैं एंग्लो सैक्सन एज के साथ में स्टार्ट करने जा रही हूँ। एंग्लो सैक्सन एज बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबके लिए ये नया साल बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और आपका करियर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए, ऐसा मेरी कामना है आपके लिए। और आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एंग्लो सैक्सन एज है। मैं आपको एंग्लो सैक्सन एज के बारे में बता रही हूँ। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे पहला पड़ाव माना जाता है, और तो पहले के पेपर्स में इसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते थे, इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन नेट सिलेबस। बट आजकल जो है अभी लास्ट पेपर में भी बेवकूफ से क्वेश्चन पूछा गया था। मीन्स अब आपसे कुछ ना कुछ ये पीछे से भी पूछ लेते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एंग्लो सैक्सन एज। एंग्लो सैक्सन एज जो है इट स्टार्ट्स इन 450 एंड इट एंड्स अप इन 1066। इसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी बुलाते हैं, एंग्लो सैक्सन एज को। एक्चुअली होता क्या था कि पहले के टाइम में इंग्लैंड वाज आल्सो डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे इंग्लैंड के अंदर भी, जैसे कि वेंकिंस, जूट्स, डेनिस, रोवर्स, एंग्लोज एंड सैक्सन्स। ये सभी नेम है उन ट्राइब्स के जिसमें कि इंग्लैंड डिवाइडेड हुआ करता था। वो एक कंट्री एज अ होल नहीं हुआ करता था, इट वाज डिवाइडेड इन डिफरेंट ट्राइब्स। और फ्रांस के साथ में इनका हमेशा कुछ ना कुछ, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर टाइप्स, चलता रहता था। तो फ्रांस का जो सबसे मेन ट्राइब था वो नॉर्मन्स हुआ करते थे। नॉर्मन्स केम फ्रॉम नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी एक फ्रांस का एक मेन जिसे कहें एरिया है जहाँ से ये लोग आया करते थे, और ये हमेशा दे ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट इंग्लैंड, और ये जो इनके ट्राइब्स हैं इनको ये हराने की कोशिश किया करते थे। तो एक वॉर जो थी वो हमेशा चलती रहती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो वॉर थी इनके बीच में जो हुई, दैट वाज इन 1066। इसको हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी बुलाते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है इंग्लैंड के इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज इसके बाद में एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ था जिसे एंग्लो नॉर्मन्स बुलाया जाता है। एंग्लो नॉर्मन्स का एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ था। सी एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो इंग्लैंड का जो किंग था, ही वाज हेरोल्ड। हेरोल्ड वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड विलियम वाज द किंग ऑफ फ्रांस। हेरोल्ड को विलियम ने हरा दिया था एंड ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड, जो कि अब इंग्लैंड और फ्रांस का यानी एक जिसे कॉम्बिनेशन बन चुका था। तो उसका जो मेन किंग था नाउ ही वाज विलियम। ये तो हुई बात कि कैसे एंग्लो सैक्सन पीरियड जो था वो स्टार्ट हुआ। अब इस टाइम में जो इम्पोर्टेंट जिनके बारे में बात की जाती है, जो मेन इम्पोर्टेंट लिटरेचर है जिसके बारे में बात की जाती है इस टाइम पीरियड में, उसके बारे में हमें बताती हूँ आपको। सबसे पहले आता है किंग आर्थर। किंग आर्थर जो था, ही वाज नोन एज एपिटोम ऑफ मैनकाइंड। एपिटोम ऑफ मैनकाइंड बुलाया जाता है इन्हें। एपिटोम ऑफ मैनकाइंड मतलब सर्वोपरि, इंसानों में सर्वोपरि, जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करता था। इनके बारे में जो स्टोरीज हैं अबाउट किंग आर्थर, इट इज रिटन बाय लेमन्स। लेमन्स ने अपनी एक बुक लिखी थी, ब्रट। ये एक इकलौती किताब है जिसके अंदर ब्रट, BURT, ब्रट, इसके अंदर सारी की सारी कहानी है अबाउट किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल एंड हिज courtiers एंड ऑल। अब राउंड टेबल एक बहुत ही यानी जिसे कहेंगे किंग आर्थर के टाइम में हुआ क्या करता था कि इनकी एक courtiers थे, इनकी जो मिनिस्ट्री थी उसमें 12 courtiers हुआ करते थे। किंग आर्थर के बाद में 12 courtiers राउंड टेबल में हुआ करते थे। ये जो 12 courtiers थे, एवरीवन वाज नोन फॉर अ पर्टिकुलर वर्च्यू, जैसे कोई करेज के लिए, जैसे कोई अपनी काइंडनेस के लिए, यानी ऐसे हर कोई जो courtier था, ही वाज नोन फॉर वन पर्टिकुलर वर्च्यू। कोई अपनी विजडम के लिए जाना जाता था, ठीक है, कोई अपनी शिवालरी के लिए जाना जाता था, कोई अपनी शूटनेस के लिए जाना जाता था। तो एवरीबडी वाज हैविंग सम पर्टिकुलर वर्च्यू, और वो राउंड टेबल को फॉर्म करते थे। राउंड टेबल में कौन कौन आता है? किंग आर्थर एंड 12 ऑफ हिज मिनिस्टर्स, courtiers। अब एक और ये फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज आर्थरियन साइकिल। हुआ क्या कि किंग आर्थर के
जो किंगडम था उसके अंदर एक बहुत बड़ा फेमाइन आ गया, लोग मरने लगे फेमाइन की वजह से। तो कोई वे आउट नहीं निकल रहा था कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। तो किंग आर्थर जो था, इनके टाइम में एक बंदा था जिसका नाम था टायरेसियस। टायरेसियस एक्चुअली ही वाज अ फॉर्चून टेलर। फॉर्चून टेलर था ये, फॉर्चून बताने वाला। पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, संत टाइप के लोग हुआ करते थे जिन्हें हम फॉर्चून टेलर में बुलाया करते थे। ये फॉर्चून के बारे में बताते थे और द इम्पैंडिंग डेंजर्स के बारे में बताया करते थे किंग्स को। तो टायरेसियस ने बताया कि किंग आर्थर के जो किंगडम में फेमाइन आया है उसके पीछे अगर किंग आर्थर चाहते हैं कि वो फेमाइन खत्म हो जाए तो उसके लिए किंग आर्थर को डिफरेंट किंग आर्थर को जाकर कहीं ना कहीं से होली ग्रेल लाना पड़ेगा। टायरेसियस ने कहा कि किंग आर्थर को लाना पड़ेगा होली ग्रेल। What do you mean by holy grail? Holy grail actually is the blood of Jesus. जीसस के ब्लड को इन्होंने होली ग्रेल बताया और टायरेसियस ने बोला किंग आर्थर को दैट गो एंड ब्रिंग दैट होली ग्रेल। इनके जो कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर जो है, इसमें ये बात कही जाती है कि जो जीसस हुआ करते थे उनका ब्लड कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च में सेव्ड रखा हुआ है। अब ये नहीं पता कि वो जो ब्लड है वो कहाँ पे रखा हुआ है। तो नाउ किंग आर्थर विल गो ऑन एन एक्सपेडिशन जिसमें कि वो ढूंढेगा कि कहाँ पर वो होली ग्रेल रखा हुआ है। विल गो इन डिफरेंट किंगडम्स, वहाँ पे ये जाएगा और वहाँ से एक्चुअली नाउ द आर्थरियन साइकिल स्टार्ट्स। इसमें होता क्या है, इसमें किंग आर्थर जो है डिफरेंट आर्थरियन साइकिल में डिफरेंट किंगडम्स में जाएंगे और वहाँ पर जाकर वो होली ग्रेल के बारे में पता करेंगे। तो हर एक किंगडम में जब वो जाते हैं तो देयर इज अ स्टोरी। वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से उन्हें एक क्लू मिलेगा होली ग्रेल के बारे में और फिर वो नेक्स्ट कंट्री में नेक्स्ट किंगडम में जाएंगे, फिर वहाँ क्लू मिलेगा, वहाँ रहेंगे, वहाँ के लोगों की सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे, देखेंगे, फिर नेक्स्ट कंट्री में जाएंगे बिकॉज ही इज द एपिटोम ऑफ मैनकाइंड। उनको इंसान के सारे गुण हैं। हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें राम जी को बुलाते हैं एपिटोम ऑफ मैनकाइंड। इन द सेम वे यहाँ पर किंग आर्थर हो गए। तो किंग आर्थर जो है वो एपिटोम ऑफ मैनकाइंड है। तो यहाँ किंग आर्थर जो है अलग अलग किंगडम्स में जा रहे हैं और वहाँ पे जाकर ही इज ब्रिंगिंग अ क्लू कि शायद हो सकता है कि उस किंगडम में मिलेगा, शायद हो सकता है उस किंगडम में मिलेगा। एंड इन दिस वे एन आर्थरियन साइकिल हैज बीन नटेड आउट। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ बन गई। जैसे हमारे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ एक के बाद एक। पंचतंत्र की ना बोलिए, हम विक्रम बेताल की कहानियाँ बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विक्रम बेताल की कहानियों में भी ऐसा ही होता है कि विक्रम जो है वो बेताल को लेकर आता है, बेताल उसे कहानी सुनाता है। ही गिव्स अ क्लू और अगर वो कहता है कि अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा, वो चला जाता है, वो उसे फिर पकड़ के लेकर आता है। दिस वे द स्टोरीज गोज ऑन। ऐसे ही आर्थरियन साइकिल में किंग आर्थर की स्टोरीज जो थी वो बढ़ती चली गई, बहुत सारी स्टोरीज हो गई। देन अ पर्सन केम जिसका नाम है, ही इज अ राइटर, इसका नाम है थॉमस मेलोरी। थॉमस मेलोरी जो थे एक बहुत बड़े राइटर हुए। ही रोट मोर डी आर्थर, इन्होंने बुक लिखी, इसका नाम है मोर डी आर्थर। ही रोट इट इन 1495। एक्चुअली मोर डी आर्थर ने किंग आर्थर की जितनी भी स्टोरीज थी पीछे की उन सबको कलेक्ट किया गया, कंपाइल किया गया और कंपाइल करने के बाद में उनको एंड करने के लिए उन्होंने लिखी मोर डी आर्थर। और उसमें एक बंदा एक जो जिसका नाम है मॉर्डर। मॉर्डर जो है, मॉर्डर बायोलॉजिकल सन है किंग आर्थर का, क्योंकि बिकॉज ही इज गोइंग इन डिफरेंट किंगडम्स तो कहीं ना कहीं उसका किसी ना कहीं पे कोई रिलेशन और वहां से उसको ये बेटा पैदा होता है मॉर्डर। मॉर्डर एक्सीडेंटली किल्स किंग आर्थर और ये कहानियां जो है किंग आर्थर की यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आर्थरियन साइकिल यहाँ पर खत्म हो जाता है विद द पब्लिकेशन ऑफ द बुक मोर डी आर्थर बाय थॉमस मेलोरी। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक था वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद शुरू होती है कहानी बीवुल्फ। वॉरियर बीवुल्फ वाज अ किंग ऑफ गेट्स।
Gaetes, गेट्स के किंग हुआ करते थे, इनके पापा का नाम था स्काई, he was a king of Spear Danes. अब इसमें एक कहानी है, Beowulf in itself is a story which is written in West Saxon dialect. West Saxon dialect में लिखी हुई एक कहानी है, Beowulf ही हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है इस कहानी का। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली एक किंग होता है, किंग ऑफ डेनिश किंग होता है रॉथकर डेनिश किंग होता है, डेन्स का किंग होता है, और ये बेवुल्फ को बुलाता है क्योंकि इसके किंगडम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की हुई होती है। एक मॉन्स्टर ने जिसका नाम होता है ग्रेंडल। ग्रेंडल वाज अ मॉन्स्टर हु वाज क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द सिटी ऑफ डेन्स ऑफ डेनिश किंग रॉथगर के किंगडम के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं। अब बेवुल्फ वहाँ पे जाता है, ही फॉट वेरी ब्रेवली, और अल्टीमेटली ग्रेंडल की डेथ हो जाती है। ग्रेंडल की डेथ के बाद में वो कंट्री में बहुत खुशी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, बट तब ग्रेंडल की माँ आती है उसे बदला लेने के लिए बेवुल्फ से अगेन। बेवुल्फ फिर से लड़ाई करता है, फिर कई साल निकल जाते हैं, ग्रेंडल की माँ को भी वो फिर हरा देता है एंड शी वाज डाइड इन द बैटल, और अल्टीमेटली जो डेन्स था वो फ्री हो जाता है एंड रॉथगर वाज वेरी हैप्पी इन दैट केस। अब बेवुल्फ जो है वापस आ जाते हैं अपनी कंट्री में, कंट्री ऑफ गेट्स के अंदर। ही लिव्स अ लॉन्ग लाइफ देयर और बहुत खुशी खुशी सारा टाइम निकल जाता है। बट लास्ट में क्या होता है कि एक ड्रैगन आता है, जो ड्रैगन इनकी कंट्री में आ जाता है, किसके, बेवुल्फ की, और वहां पर ये बहुत ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट करता है, लोगों को मारता है, बहुत सारे लोगों को मारता है, लेकिन बेवुल्फ उससे लड़ने के लिए जाता है। बेवुल्फ उससे लड़ते लड़ते मर जाता है। गॉट अ मॉर्टल वुंड, एक्चुअली वो मरता नहीं है, वो ड्रैगन को मार देता है, बट ही गॉट अ मॉर्टल वुंड व्हाइल फाइटिंग विद द ड्रैगन, और अल्टीमेटली उसके ड्रैगन को मारने के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर बेवुल्फ की भी डेथ हो जाती है। यहाँ कहानी लास्ट होती है विद द फ्यूनरल सॉन्ग्स ऑफ बेवुल्फ, राइट। यहाँ बेवुल्फ की कहानी खत्म हो जाती है। अब आपको ध्यान रखना है, ये नेट में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बेवुल्फ की डेथ कैसे हुई थी। बेवुल्फ की डेथ ग्रेंडल से लड़ते हुए हुई थी, उसकी माँ से लड़ते हुए हुई थी, या फिर ड्रैगन से लड़ते हुए हुई थी। दोस्तों द आंसर, द करेक्ट आंसर इज ड्रैगन से लड़ते हुए बेवुल्फ की डेथ हुई थी। नेक्स्ट जो एंग्लो सेक्शन के जो हमारे और इम्पॉर्टेंट वर्क्स है, एक हमारी पोएम है जिसका नाम है पर्ल। इट इज 14,000 लाइन्स लॉन्ग, काफी लंबी पोएम है ये, 14,000 लाइन्स है इसके अंदर, एंड दिस इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ यंग गर्ल। एक लड़की है जिसकी डेथ हो जाती है, तो दिस इज बेसिकली द लेमेंटेशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ दैट गर्ल, और उस लड़की का नाम जो है वो पर्ल है, ठीक। पर्ल की डेथ होती है, उसके पेरेंट्स का लेमेंटेशन है ये पोएम। नेक्स्ट है हमारी कैडमन हिमसेल्फ वाज अ राइटर ऑफ 7th सेंचुरी। तो इन्होंने कुछ 4-5 किताबें लिखी हुई हैं जिसमें कि ये फेमस है, आपको बस इनका नाम याद रखना है, ये 7th सेंचुरी के हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज बीड इज फेमस फॉर एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इन्होंने ये बुक लिखी एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीरियड, और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इनको फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री भी बुलाया जाता है। नेक्स्ट है एल्फ्रेड इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इन्होंने बहुत सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया था, एक्चुअली ही वाज अ ट्रांसलेटर, तो इन्होंने कई सारे वर्क्स को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। इन्होंने बीड की एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल भी ट्रांसलेट की थी। सो हियर आवर एंग्लो सेक्शन एज एंड्स। तो अब नेक्स्ट वाली जो वीडियो है वो आपकी चॉसस एज के ऊपर होगी, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको पसंद आई है। सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, करें या ना करें। आई एम जस्ट मेकिंग दीज वीडियोज़ टू हेल्प यू। अगर आपको हेल्प हो जाती है तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। थैंक यू सो मच।